हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशो एनालिसिस चैप्टर। ये रेशो एनालिसिस का हमारा लेक्चर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और लेक्चर 1 ऑफ रेशो एनालिसिस। सी, first you have to understand what is ratio analysis. Ratio analysis study relationship among various financial factor in a business. एक बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं उनके बीच में जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो रिलेशन किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश होता है? रेशो एनालिसिस की हेल्प से। सपोज आप करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप सेल्स और डेटर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप परचेज और क्रेडिटर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो ऑन। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो हम एस्टेब्लिश करते हैं और उन रिलेशन के रिजल्ट के बेस पे हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। यानी कि जो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के रेशो हम यूज करते हैं रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रेशो। बहुत टाइप के रेशो होते हैं जिसमें कि मेन टाइप क्या है? लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। रेशो को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है कि आप जो रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके कंटेंट कहाँ पे आपको मिल रहे हैं। वो कंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, बैलेंस शीट में है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। सम कंटेंट, सम एलिमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग, सम एलिमेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम एलिमेंट फ्रॉम बैलेंस शीट। तो आपके एक पर्टिकुलर रिलेशन की कंटेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलते हैं, तो उनके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। बट दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोस। लिक्विडिटी रेशो इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी देखनी है, किसी बंदे की कैपेसिटी देखनी है कि वो शॉर्ट रन में कितनी जल्दी आपके डेब्ट को पे कर देगा। यानी कि अगर किसी फर्म को आप उधार माल दे रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, आपके लिए वो क्रेडिट सेल है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? क्रेडिट परचेज। तो आपको ये देखना है कि वो पार्टी कितनी जल्दी शॉर्ट टर्म पेमेंट को करती है, शॉर्ट टर्म डेब्ट को पे करती है, या पर्टिकुलर टाइम में शॉर्ट टर्म डेब्ट को पे कर देती है। तो उसकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी देखने के लिए आप क्या देखते हो? उसका लिक्विडिटी रेशो। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंपनी को आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट देना है या नहीं देना है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन और क्रेडिट सेल। देन नेक्स्ट वन इज सोल्वेंसी रेशो, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। अगर आपको वर्ड सोल्वेंसी वर्ड यूज होता है तो उसको लॉन्ग टर्म की तरह आपको ट्रीट करना है। अदरवाइज सोल्वेंसी के दो पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। बट एग्जामिनर कई बार आपको कंफ्यूज करता है, तो अगर सिर्फ वर्ड यूज हुआ है सोल्वेंसी या लिक्विडिटी तो आपको ध्यान रखना है कि उसको किससे आपको रिलेट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में बंदा देखता है कि अगर आप किसी फर्म को 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए लोन दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी आप चेक करते हो कि वो पे आउट करने में कितना एफिशिएंट है। आप उसको अगर क्रेडिट देते हो तो आप सेफ मोड में है या नहीं है, या आपका जो क्रेडिट है वो टाइमली वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वो डिसीजन आप लेते हो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ सोल्वेंसी रेशो। देन एक्टिविटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो में हम देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है कितना एफिशिएंटली ट्रांजैक्शंस को कर रहा है। इसमें हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, वो सारे रेशोस इसमें चेक करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, यानी कि आपका स्टॉक कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, आपके डेटर कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रेडिटर को आप कितने टाइम में पेमेंट दे देते हैं। ऑल
कम्स अंडर एक्टिविटी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। कुछ डिसीजन हम एक पर्टिकुलर रेशो के बेस पे भी लेते हैं और कुछ डिसीजन हम कॉम्बिनेशन के बेस पे भी लेते हैं। देन फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यानी कि जो आपकी सेल्स है उस पर्टिकुलर सेल्स पे आपके ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, आपके नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज है एंड सो ऑन। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखते हैं कि जो हम सेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेप्स पे हमें उस पर्टिकुलर सेल का कितना, किस टाइप का प्रॉफिट गेट हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेल की कितनी परसेंटेज एक्सपेंसेस हो रही हैं, सो दैट वी विल टेक द बेटर डिसीजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। One by one we are going to discuss all those ratios. Ratios को as per requirement अलग अलग measurement में find out किया जाता है। Suppose if we are talking about liquidity ratio, तो liquidity ratio को mostly किस में निकालते हैं, ratio में find out करते हैं। अगर हम बात करते हैं solvency, long term solvency की, उसको भी हम ratio में ही find out करते हैं। टर्नओवर रेशो मोस्टली टाइम्स में फाइंड आउट होती है और परसेंटेज जो है मोस्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मोस्टली आपकी किस में फाइंड आउट होती है, परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी होती है। जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको इनका मीनिंग समझ आएगा कि हम ये अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग रेशो के लिए क्यों यूज करती है, क्योंकि उस कैलकुलेशन को समझने में परसेंटेज टाइम्स एंड रेशो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी यूज द मेजरमेंट यूनिट। नाउ स्टार्ट विथ रेशो 1, लिक्विडिटी रेशो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। सी, लिक्विडिटी रेशो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो आपकी कौन सी रेशो होती है? फर्स्ट रेशो इज योर करंट रेशो और यू कैन से वर्किंग कैपिटल रेशो। करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो को आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो? क्या इसका फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि अगर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करते हो तो आपका क्या आता है? करंट रेशो। और यू कैन से शॉर्ट में आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो करंट रेशो है वो स्टैंडर्ड रेशो होता है 2:1, यानी कि 1 रुपीज की लाइबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपीज की एसेट होनी चाहिए। दिस इज द आइडियल रेशो। और यू कैन से जिसकी भी कंपनी का 2:1 एटलीस्ट करंट रेशो है वो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उसको क्रेडिट देना सेफर है। क्लियर? देन नाउ क्वेश्चन अराइजेस, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में हम क्या क्या आइटम कंसीडर करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो करंट रेशो। सी, फर्स्ट वन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको आप किस में ट्रीट करते हो? करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स एज यू नो वो सारी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर यूज होती हैं, या तो वो विद इन 1 ईयर यूज हो जाती हैं या विद इन 1 ईयर वो कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप क्या क्या चीजें लेते हैं? आप इसमें लेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी कि जहां पे भी आपके पास बैलेंसेस अवेलेबल हैं कैश के, वो सारा कहाँ आ जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। देन ट्रेड रिसीवेबल एंड डेटर्स मीन्स द सेम, यानी कि जिन लोगों को आपने क्रेडिट सेल की थी उनसे जो आपको पैसा मिलना है वो आप करंट एसेट्स में कंसीडर करते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन, जो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेते हैं उसको माइनस करने के बाद आपको फिगर यूज करनी है। यानी कि आपको क्या करना है? डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप यूज करोगे एज अ डेटर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। देन आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री और स्टॉक में जो भी आपके गुड्स हैं उसकी वैल्यू, मार्केटेबल सिक्योरिटी,
मार्केटेबल सिक्योरिटी का वो पार्ट कंसीडर करना है जो आपको वापस मिलेगा, जो आपके पास स्टोर करके रखा हुआ है वो आपको वापस किसी को पे नहीं करना है। अगर इसमें से ऐसी अमाउंट है जो नॉन रिलाइजेबल है मार्केट सिक्योरिटी की, उसको आप इसमें कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि कहीं भी किसी भी काम के लिए अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद, या जो भी आपने कोई एसेट हायर की है उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की है, इट में बी एनी सिचुएशन, तो उस पर्टिकुलर काम होने के बाद आपको ये सिक्योरिटी क्या मिल जाती है, वापस मिल जाती है। तो जो सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी वो आपकी क्या है, करंट एसेट है। देन नॉन रिलाइजेबल मार्केट सिक्योरिटी ऐसी है कि जो आपने सिक्योरिटी तो डिपॉजिट की है, सपोज आपने 100 सिक्योरिटी डिपॉजिट की है और काम होने के बाद आपको सिर्फ इसका 80% गेट होगा, यानी कि 80 रुपीज आपको मिलेंगे, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में आप 80 कंसीडर करोगे, क्योंकि 100 का जो 20 पार्ट है वो नॉन रिलाइजेबल है। जब आप कोई भी एसेट को वापस करोगे या जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी, तो वो डिडक्ट करके मिल रही है। अगर फुल मिल रही है तो फुल अमाउंट, लेकिन अगर उसका कुछ पोर्शन नॉन रिलाइजेबल है तो उसको आप कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। देन आफ्टर दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जो भी एडवांस एक्सपेंसेस आपने पे की हुई है, सपोज यू कैन से प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कुछ भी एक्सपेंसेस आप ले सकते हो, प्रीपेड वेजेस, एवरीथिंग, प्रीपेड इंटरेस्ट, आपने कोई भी एक्सपेंसेस अगर एडवांस पे की है, उसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई है, तो उसको भी आप करंट एसेट में कंसीडर करते हैं। देन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपने काम तो कर दिया है लेकिन उस काम का आपको पैसा नहीं मिला। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर दिया है लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिला, बट आप काम कर चुके हो, उसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको आपको कहाँ कंसीडर करना है, करंट एसेट के अंदर। देन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर। सिमिलरली जैसे क्रेडिट सेल के लिए आपके पास डेटर थे, क्रेडिट परचेज जिन लोगों से आपने की है वो क्या है, क्रेडिटर, तो उनको आपको पेमेंट करनी है, उनके लिए आप लायबल हो, तो वो आपकी लायबिलिटीज हैं। बिल्स पेबल, आपने बीपी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करके आपने उसको क्रेडिटर में ना रख के उसकी जगह पे बिल्स पेबल इशू किया है, तो वो बिल्स पेबल भी क्या है, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो लायबिलिटी। आपके बैंक में 100K मनी था करंट अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। जो बिजनेसमैन होता है उसका बैंक में करंट अकाउंट ओपन होता है और उसको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक जितनी उसके अकाउंट में अमाउंट होती है उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। उसके अकाउंट में 100K है और उसने 120K विड्रॉ कर लिया, तो ये जो डिफरेंस है 20K का, दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप किसी भी रेशो में गड़बड़ नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुकी हैं लेकिन अभी तक वो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की। आपको अपने ऑफिस का रेंट पे करना था, अभी तक आपने पे नहीं किया क्योंकि ड्यू हो चुका है, और जब तक आप उसको पे नहीं करोगे वो आपके लिए क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देन प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए टैक्स का बर्डन हमारे पास एकदम से ना हमें पेमेंट करनी पड़े, हमारी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो इसलिए कंपनी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाती है प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर पोर्शन कट करके। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्या है, आपका करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है लेकिन जो शेयर होल्डर थे उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है,
तो जब तक वो लोग क्लेम नहीं करते, क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी डिविडेंड, तो वो भी क्या है, उनके लिए करंट लायबिलिटी है। देन अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि कोई काम करने के लिए आपको एडवांस पेमेंट मिल गई है। जब तक आप वो पर्टिकुलर वर्क नहीं करेंगे तब तक वो आपके लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम। क्योंकि अभी तक आपने काम नहीं किया है, तो जो भी एडवांस अमाउंट आपको मिली है वो आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो आपके पास माइंड में करंट लायबिलिटी और करंट एसेट की लिस्ट होनी चाहिए। फिर आप फॉर्मूला पुट करेंगे और जो भी एज पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में चीजें हैं उनको पिक करके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देन सेकेंड लिक्विडिटी रेशियो इज, यू कैन से लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। दो रेशियो है हमारे लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी में। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी में पहला रेशियो है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, और दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ये एक ही रेशियो के नाम है। लिक्विड रेशियो लिखा हो, लिक्विडिटी रेशियो लिखा हो, क्विक लिखा हो, एसिड टेस्ट लिखा हो, मीन्स द सेम। आपका लिक्विडिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये और ज्यादा लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको करंट एसेट्स में कुछ आप ऐसे आइटम भी लेते हैं जो क्विकली रेडी कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए आप क्विक रेशियो को देख सकते हो कि उनके पास रेडी कैश कितना है या क्विकली कन्वर्टेबल करंट एसेट्स कितनी है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपकी करंट एसेट्स हैं उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, क्विक एसेट्स। क्विक क्यों है ये, देखिए स्टॉक है, स्टॉक को आप सोल्ड करोगे मार्केट में, उसके बाद मनी रिसीव होगी, तो इस सर्कुलेशन में टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। तो स्टॉक इतना ज्यादा लिक्विड आपका नहीं है, यानी कि रेडिली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है कि आपने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस पे कर दी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, दैट्स व्हाई यू आर शोइंग दिस इन करंट एसेट्स। बट आप पेमेंट कर चुके हो, ये पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा, ये आपके पास रेडी कैश नहीं है। तो अगर आप मोर लिक्विडिटी की बात करेंगे, मोर कैश रेडीनेस की बात करेंगे, तो उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। जो आपका स्टैंडर्ड रेशियो होता है लिक्विडिटी का, वो होता है 1:1, यानी कि 1 रुपीज की लायबिलिटी के लिए आपके पास 1 रुपीज की एसेट होनी चाहिए। क्लियर है? तो करंट एसेट स्टैंडर्ड क्या है, 2:1, यानी कि 1 रुपीज की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपीज की एसेट होनी चाहिए। बट लिक्विडिटी में क्योंकि क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाले आइटम हम ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 1 रुपीज के लिए अगर 1 रुपीज की एसेट है तो ये फाइन है, ये स्टैंडर्ड रेशो है लिक्विडिटी का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये कंसेप्ट को हम क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको कंटेंट बता दिए, कौन करंट एसेट्स है, कौन करंट लायबिलिटी है, आप उसका समेशन करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नीडेड नहीं है। मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में कंसीडर किए हैं। नाउ फर्स्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। करंट रेशियो इज 2.5, लिक्विडिटी रेशियो 1.5, वर्किंग कैपिटल 60,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड स्टॉक। अब हमारे पास गिवन सारी चीजें हैं, उनका यूज करके हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला और बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस
करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अगर आप करंट एसेट से करंट लायबिलिटी लेस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल। आप फॉर्मूला यूज करते हैं जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन वी विल फाइंड द वैल्यू। करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। See, current ratio is 2.5 is equal to current assets upon current liability। ठीक, इससे एक रिलेशन क्रिएट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब आपके पास दूसरा रेशो है, वर्किंग कैपिटल है, जहां पे पुट करके आप फाइंड आउट कर पाए वैल्यू, गो फॉर दैट। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आप दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते थे और डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से भी पहले वाले क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सी, वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 60,000, करंट एसेट्स है 2.5 करंट लायबिलिटी, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। 60,000 सोल्व करोगे यू विल गेट 1.5 करंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करोगे और 2.5 में से 1 लेस किया 1.5। सोल्व करोगे आप, देन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट हटाया, 15 4 जा 60, 1 2 3 4, 40 1 2 3 4, यानी कि करंट लायबिलिटी की आपकी वैल्यू क्या आ गई, ₹40,000। हमारे पास करंट लायबिलिटी यानी कि पार्ट बी का आंसर आ गया कितना, 40,000। अब इसकी हेल्प से आप दूसरा भी निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है एसेट क्या है, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। सी, हमारे पास है करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। 2.5 करंट लायबिलिटी कितनी आई आपकी, 40,000। मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, 1 पॉइंट से 1 0 कैंसिल, 30, 1 2 3, यानी कितना आ गया, 1 लाख। योर करंट एसेट्स आर 1 लाख रुपीज। द वैल्यू ऑफ करंट एसेट 1 लाख रुपीज। देन वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो को यूज करके हमने पहले 2 पार्ट निकाल दिए, दूसरा और पहला हमारे निकल गए हैं। देन लिक्विड एसेट और स्टॉक की बात हो रही है, वो किससे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशो कितना गिवन है आपको, 1.5 लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी आई थी हमारी, 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 1 पॉइंट से 1 डेसिमल कैंसिल हो जाएगी और क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि 60,000। वैल्यू ऑफ योर करंट एसेट इज ₹1 लाख, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी की हमारी वैल्यू आई थी 40,000। देन लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई हमारी 60,000। सी,
अब आपको निकालना है स्टॉक। इस सिचुएशन में आपको पता है कि स्टॉक कहाँ आता है, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रीपेड के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ स्टॉक पूछा हुआ है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रीपेड है ही नहीं। यानी कि फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो लिक्विड एसेट आपकी क्या है, 60,000, करंट एसेट आपकी थी 1 लाख रुपीज माइनस स्टॉक। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, स्टॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख माइनस 60,000 मीन्स स्टॉक इज 40,000। स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 40,000। क्लियर। तो इस तरह से हम रेशो का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है सारी कैलकुलेशन, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेशो का, और आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, किस तरह की सिचुएशन में आप पुट करके कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, सारी करंट एसेट को कंबाइन करिए, न्यूमरेटर में लिखिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, डिवाइड करके रेशो निकाल दीजिए। सिमिलरली फॉर लिक्विड निकाल दीजिए, स्टॉक और प्रीपेड माइनस करिए और फिर डिवाइड करके आंसर निकाल दीजिए। उसके लिए मैंने आपको जो बताया पीछे आपको पूरा पर्टिकुलर लिस्ट पता होनी चाहिए। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 2। सी बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको करंट रेशो की वैल्यू गिवन है और उस रेशो में जो आपके दो रेशो हैं, सपोज ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, करंट रेशो में अगर N1 ग्रेटर है N2 से, देखिए या तो आप वैल्यू पुट करके निकालिए या कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। आपको करंट रेशो गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर चेंज से करंट रेशो पे क्या इम्पैक्ट होगा, करंट रेशो इंप्रूव होगा, करंट रेशो आपका रिड्यूस होगा या नो चेंज होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको देखना है करंट रेशो एक्चुअल में है क्या। दो रेशो आपके पास है, सपोज N1 एंड N2, ये एक रेशो गिवन है, ये वैल्यू है। अगर N1 की वैल्यू N2 से ग्रेटर है, तो ये तो मैं ट्रिक बता रही हूँ कि डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो आंसर के ऊपर, अदरवाइज आप नंबर यूज करके भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर N1 ग्रेटर है N2 से, तो पहली चीज आपने क्या नोटिस करनी है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से करंट एसेट डिक्रीज हुई है एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, करंट N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि पहला वाला रेशो पहली वाली वैल्यू रेशो में दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किसी ट्रांजैक्शन से दोनों की दोनों डिक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, रेशो इंप्रूव। इसी तरह से अगर किसी ट्रांजैक्शन में करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो आपका रेशो क्या होगा, रिड्यूस। अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी क्या है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो भी रेशो क्या होगा, इंप्रूव। सिमिलरली अगर आपका करंट एसेट एज इट इज है, यानी कि सेम है, और आपका करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेशो क्या होगा, रिड्यूस। और वाइस वर्सा, यानी कि इसी सिचुएशन में अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी सेम है, तो रेशो क्या होगा, रिड्यूस। अगर आपका करंट एसेट सेम है और करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, रेशो इंप्रूव।
आप मैथमेटिकल फंडा लगा के भी नंबर से इस चीज को कंपेयर करके अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। मैं आपको गिवन क्वेश्चन में ये सारी चीजें पुट करके दिखाऊंगी। सिमिलरली अगर दोनों में चेंज होता है तो आपने देखना है किस में चेंज हो रहा है। सपोज अगर आपका चेंज हो रहा है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में, एंड चेंज इन करंट एसेट इज मोर देन चेंज इन करंट लायबिलिटी, तो आप ये इंक्रीज वाली वैल्यू लगाओगे, क्योंकि जितना इक्वल हुआ है उसको छोड़ दीजिए, ये ग्रेटर है तो CA ग्रेटर का आपने क्या लगाना है, फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको क्या गिवन है, करंट एसेट इज लेस देन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी का ग्रेटर वाला फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। एसेट है तो एसेट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज वाला फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। अगर दोनों में चेंज आया है तो ये देखना है किस में ज्यादा चेंज आया है। करंट एसेट में ज्यादा चेंज आया है तो करंट एसेट का इंक्रीज वाला फंडा, करंट लायबिलिटी में ज्यादा चेंज आया है तो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज वाला फंडा। क्लियर है ये चीज? सेम अगर इसी तरह का सिचुएशन था तो ये सारी चीजें थी, और वाइस वर्सा सिचुएशन है, यानी कि अगर आपका करंट रेशो में जो आपको दो वैल्यू गिवन है रेशो में N1 और N2, और दूसरा सिचुएशन क्या है N2 इज ग्रेटर देन N1, तो ये सारी सिचुएशन क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। कब? अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 है। ये स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है, बहुत रेयर ऐसा आता है, क्योंकि या तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी की इक्वल होती है या मोर होती है। बट इन केस थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं हम, अगर आपको रेशो गिवन है जिसमें N2 ग्रेटर है N1 के, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर दोनों में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इस सिचुएशन में चेंज आया है तो वहां पे रेशो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एंड सिमिलरली फॉर ऑल, यानी कि जो यहाँ पे इंप्रूव है इस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से कंसेप्ट को आप लोगों को समझना है। अगर ऐसे समझ के तो अच्छी बात है, अदरवाइज नंबर से भी आप इस चीज को करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर किसी ट्रांजैक्शन से, वो तो दोनों में कॉमन है, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता रेशो में, यानी कि जो चेंज हुआ है उससे करंट एसेट ही प्लस हो रही है और करंट एसेट ही माइनस हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उससे करंट एसेट ही प्लस हो रही है और करंट एसेट ही माइनस हो रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, नो चेंज, यानी कि रेशो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली फॉर करंट लायबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से करंट लायबिलिटी ही प्लस हो रही है और करंट लायबिलिटी ही माइनस हो रही है, नो चेंज। ये दोनों सिचुएशन, तो कोई भी सिचुएशन है दोनों में सेम है, चाहे वो ये वाली सिचुएशन हो आपकी सेकंड वन, या फिर जो हमने फर्स्ट डिस्कस की है डिटेल में। इसमें आपको बताया क्या यूज करना है, इन सब का उल्टा 1 to 6 का, और 7 और 8 ट्रांजैक्शन दोनों सिचुएशन में क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि रेशो में कोई चेंज नहीं आता। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि किस सिचुएशन में क्या होता है। ये तो देखिए बात हुई कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो अपने दिमाग में ये कंसेप्ट को सेट कर सकते हैं। नाउ आते हैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बात, यानी कि रेशो के बेस पे आप किस तरह से डिसीजन लोगे। सी क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको नंबर से कंपेयर करके इस चीज को समझाती हूँ, ताकि आपको अगर रटना भी नहीं है या फिर आपको क्रैमिंग वाला फंडा समझ नहीं आता, या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है इस तरह की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, तो आप नंबर यूज करके भी चीजें देख सकते हो। सी क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, द करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, which of the following suggestions would improve the ratio, which would reduce it and which would not change it। कौन इसको इम्प्रूव करेगा, सेम चीज पूछिए जो आपको मैंने बताया कि क्या कंसेप्ट आपको लगाने हैं, किस चीज से ये पर्टिकुलर रेशो इम्प्रूव होगा या फिर रिड्यूस होगा या फिर नो चेंज होगा।
तो ट्रांजैक्शन लेनी है और अपने कैलकुलेशन करके देख लेना है अगर आपने कंसेप्ट को समझा नहीं है। पहला पार्ट लेते हैं पहले, टू पे अ करंट लायबिलिटी। आपने करंट लायबिलिटी पे की तो पहली ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, करंट लायबिलिटी पे करने से करंट एसेट से कैश चला गया और करंट लायबिलिटी यानी कि कैश क्या हो गया माइनस, और करंट लायबिलिटी से आपकी जो करंट लायबिलिटी थी वो माइनस हुई, जो भी करंट लायबिलिटी पे की गई है। यानी कि करंट एसेट भी माइनस हुई है, करंट लायबिलिटी भी माइनस हुई है। अगर आप मेरा प्रीवियस फंडा देखें जो मैंने आपको भी समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रेशो में पहले रेशो की वैल्यू दूसरे रेशो से ज्यादा है तो क्या करना है आपको, दोनों अगर लेस हो रहे हैं तो क्या होता है, रेशो इम्प्रूव। रेशो कैसा हो जाता है, इम्प्रूव, क्योंकि पेमेंट करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने से एसेट भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी कम हो रही है, दोनों के दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। अगर दोनों के दोनों डिक्रीज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो रेशो क्या होता है, इम्प्रूव। आपको नंबर से ये चीज मैं करके भी दिखा देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज होते हो एग्जाम में तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हो। आपका 2:1 है तो इसको सपोज मैंने एज्यूम कर लिया 20,000 एंड 10,000, यानी कि 2:1 है। इसमें करंट एसेट है 20,000, करंट लायबिलिटी है 10,000। देन मैंने क्या किया, मैंने 5,000 की लायबिलिटी पे कर दी, यानी कि 5,000 का मेरा करंट एसेट कम हो गया और 5,000 की मेरी लायबिलिटी कम हो गई, और अब मेरा रेशो आ गया 15,000 रेशो 5,000, यानी कि क्या वैल्यू आ गई, 30 से 30 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। अब मेरे पास 1 रुपीज की लायबिलिटी के लिए 3 रुपीज की एसेट है, यानी क्या हो गया, मेरा रेशो इम्प्रूव हो गया। और वैसे भी ना ले पाओ डिसीजन तो आपको पता है 2:1, 2/1 का आंसर क्या है 2, और 3/1 का आंसर क्या है 3, तो कौन ज्यादा है, तो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो रेशो है वो क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है, बढ़ गया है। क्लियर, तो चाहे तो आप नंबर में पुट करके देखिए, चाहे आपको जो प्रीवियस फॉर्मूला बताया उसको लर्न कर लीजिए और अकॉर्डिंगली क्विकली डिसीजन ले लीजिए। सेकेंड पार्ट, टू सेल अ मोटर कार फॉर कैश एट अ स्लाइटली लॉस। करंट रेशो में ना तो मोटर कार यानी कि करंट में ना तो मोटर कार आती है, ना एसेट में, ना लायबिलिटी में, और ना ही क्या आता है, लॉस आता है। तो इस ट्रांजैक्शन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका कौन सा कंटेंट आया है, कैश। आपने सेल किया मोटर कार को और कैश आ गया, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, करंट एसेट में कैश की वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई। लायबिलिटी पर इस चीज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ करंट एसेट प्लस हुई है। अगर करंट एसेट प्लस हुई है तो इससे क्या होगा, आपका रेशो इम्प्रूव होगा। कैसे इम्प्रूव होगा, सपोज मोटर कार आपने 10,000 की सोल्ड की है, प्रीवियसली मैंने ये वैल्यू मानी है और किसी में इसी को यूज करती हूँ। 10,000 की अगर मैंने कार सोल्ड की है तो मेरे पास सपोज 10,000 रुपीज आ गए हैं, या इट में बी एनी कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज 20,000 की सोल्ड की है आपने, तो 20,000 पहले से करंट एसेट थी, 20,000 कैश आ गया, मोटर कार का टोटल कैश हो गया। करंट लायबिलिटी में ऐड करने के बाद करंट लायबिलिटी की वैल्यू 40,000, सॉरी करंट एसेट की वैल्यू क्या हो गई 40,000। लायबिलिटी में इस ट्रांजेक्शन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। रेशो देखिए क्या हो गया, 1 रुपीज की लायबिलिटी के लिए अब आपके पास 4 रुपीज की एसेट है, यानी कि रेशो क्या हुआ, आपका इम्प्रूव हुआ। तो अगर आपको क्राइटेरिया याद है, माइंड में सेट कर सकते हो तो गो फॉर दैट, अदरवाइज आप नंबर से डिसीजन ले सकते हो। हमेशा इस तरह से वैल्यू पुट करो और डिसीजन ले लो कि इस ट्रांजेक्शन में इम्प्रूव होगा या रिड्यूस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। तो अगर आपको पसंद आता है, समझ आता है, तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए। टू बोरो मनी फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑन एन इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट। आपने मनी बोरो किया है यानी कि लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए प्रोमिसरी नोट पर। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जैसे जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो और आपको किसी से पैसे की नीड है तो वहां पर प्रोमिसरी नोट यूज किया जाता है। यानी कि एक बंदा जिसकी मार्केट में गुडविल होती है वो उस पर्टिकुलर फॉर्मल पेपर पे आपको लिख के देता है कि वो आपको इतना पैसा पे करेगा, तो वो प्रोमिसरी नोट को आप बैंक के पास डिपॉजिट करके उसको डिस्काउंटेड करा के लोन ले सकते हो। तो क्योंकि आपके पास प्रोमिसरी नोट है, हमने प्रोमिसरी नोट दिया और पैसा ले लिया, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से अब देखिए आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपने प्रोमिसरी नोट दिया और आपने लोन ले लिया, टू बोरो मनी, कैश आ गया, लेकिन प्रोमिसरी नोट आपकी कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी अराइज नहीं करता है। आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए लायबल हैं जिसने आपको प्रॉमिस करके दिया है। अब ध्यान दीजिए, टू बोरो मनी फॉर शॉर्ट टाइम, पैसा आया बोरो मनी की, अब आपने बोरो मनी की, पैसा आया और उस पैसे के लिए आपने प्रोमिसरी नोट दे दिया। क्या करेंगे इसके लिए? पैसा तो आ गया मेरे पास, प्लस हो गया और प्रोमिसरी नोट चला गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो रेशो आपका क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि इससे आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ जाएंगी। आप उस पर्सन के लिए लायबल हो गए जिसने आपको प्रोमिसरी नोट लिखा है, यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपकी करंट एसेट प्लस हो गई और करंट लायबिलिटी प्लस हो गई। किसी भी ट्रांजैक्शन जिसमें करंट लायबिलिटी प्लस और करंट एसेट प्लस और करंट लायबिलिटी प्लस होती है, उस ट्रांजैक्शन में रेशो क्या होता है? रिड्यूस। मैंने आपको बेसिक में ये बात बताई थी, अब इस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। आपके पास बेसिकली 20,000 रेशो 10,000 है। आपने बोरो किया मनी, सपोज आपने बोरो किया 10,000, आपने बोरो किया 10,000, 20,000 करंट एसेट थी, 10,000 आपने बोरो किया है, टोटल क्या हो गया? 30,000। देन आफ्टर दैट आपकी लायबिलिटी बढ़ गई सेम अमाउंट से, अब आपको पे करना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी थी 10,000, 10,000 आपने बोरो किया है प्रोमिसरी नोट पर, लायबिलिटी हो गई 20,000। सी, एक बार ध्यान से देखिए, फिर से बोल रही हूँ, मैंने ओरिजिनल एक बार जो एज्यूम किया था उसी को बार बार मैं यूज कर रही हूँ। ओरिजिनल वैल्यू है मेरे पास 20,000 रेशो 10,000। मैंने एज्यूम किया कि मैंने 10,000 का लोन लिया है प्रोमिसरी नोट पर, तो लोन लिया है, कैश आया है मेरे पास, करंट एसेट में 10,000 प्लस हुआ 30,000, लायबिलिटी 10,000 की थी, 10,000 प्लस हो गया 20,000। कट करोगे, सोल्व करिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 1 जा 2 और इसको कट करोगे 1.5, यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 1.5 एसेट है। पहले आपके पास 1 रुपीज की लायबिलिटी के लिए 2 एसेट थी, अब आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए 1.5 रुपीज की एसेट है। इट मीन्स आपका रेशो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्लियर है? टू परचेज और यू कैन से टू परचेज स्टॉक फॉर कैश। आपने परचेज किया है या आपको लिखा है परचेज किया है स्टॉक, मीन्स द सेम। दोनों सिचुएशन में आप एक ही तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। आपने स्टॉक परचेज किया, स्टॉक किया है आपका करंट एसेट, स्टॉक आ गया और आपका कैश चला गया, यानी कि करंट एसेट में ही प्लस हुआ
और करंट एसेट में ही माइनस हुआ, करंट एसेट में ही प्लस हुआ, करंट एसेट में ही माइनस हुआ, तो रेशो पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज। भाई आपने सपोज वही अपना ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, सपोज 5000 का स्टॉक आपने परचेज किया, वैल्यू थी 20,000, 5000 का स्टॉक आ गया, 5000 का कैश चला गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 20,000, तो रेशो क्या रहेगा सेम। क्लियर? यानी कि या तो आप फंडे को रट लीजिए या नंबर से करके आप चीजों को देख सकते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में पुट करके। टू गिव एन इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर, एक इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट था और आपने क्रेडिटर को दे दिया। देखिए किसी ने आपको प्रॉमिस करके एक नोट दिया था और आपने उस प्रोमिसरी नोट को अपने क्रेडिटर को दे दिया, यानी कि लायबिलिटी से लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। इसमें क्या होगा, आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो ही प्लस हो रही है और वो ही माइनस हो रही है। भी आपके पास प्रोमिसरी नोट है तो प्रोमिसरी नोट किसी ने आपको प्रॉमिस करके दिया था, आपके पास वो एक पर्टिकुलर लायबिलिटी है, आप उस बंदे को पे आउट करोगे। क्रेडिटर को भी आपको पे आउट करना था, आपने उस बंदे को उठाकर दे दिया ये, यानी कि करंट लायबिलिटी ही प्लस हुई और करंट लायबिलिटी ही माइनस हुई। इस सिचुएशन में भी अगर करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में ही पर्टिकुलर चेंज होता है, दूसरी चीज में कोई चेंज नहीं होता सॉरी, अगर दूसरी चीज मतलब करंट एसेट में चेंज हुआ है, लायबिलिटी सेम है, करंट लायबिलिटी में ही प्लस हुआ है, करंट लायबिलिटी में ही माइनस हुआ है, एसेट सेम है, तो उस सिचुएशन में रेशो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, नो चेंज। क्लियर? तो इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों तरह से जैसे आपके माइंड में सेट होते हैं आप वो क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन नंबर से यूज करते हो एनालिटिकल क्राइटेरिया है, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हो तो नंबर में पुट करके देखने में टाइम वेस्ट होगा। बेटर है कि आप कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करके जाओ और ऑप्शन देखते ही फटाफट क्या कर दो, टिक कर दो। क्लियर है दोस्तों? सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।